हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया मेरे फर्स्ट वीडियोस को। सो बाकी वीडियोस को भी देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज्म। सो चेन आइसोमरिज्म। सो हम लोग डेफिनेशन यहाँ देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन कह रहा है, in case of chain isomerism, two isomer differs due to the change in the mother or main chain name. Both the chains belong to the same class. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मेन चेन होगा वही चेंज करेगा, बाकी टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। सो हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो कि कुछ इस तरह से। ब्यूटेन मतलब चार कंपाउंड होंगे, चार कार्बन होंगे इनमें। और ये रहा टू मिथाइल प्रोपेन मतलब मेन चेन में तीन कार्बन आ गए हैं और एक कार्बन जो कि सेकेंड पोजीशन में एज ए मिथाइल लगा हुआ है। सो पोजीशन आइसोमर स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना, एक बेसिक क्वेश्चन अबाउट चेन आइसोमर। सो क्या कोई बता सकता है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एन एल्केन टू फॉर्म अ चेन आइसोमर? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर का डेफिनेशन कुछ इस तरह है। In case of position isomer, position of functional group is different in two isomer. They have a fixed mother chain name. मतलब इनका जो चेन रहता है वो फिक्स्ड रहता है, बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करता है पोजीशन में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोजीशन आइसोमर। एग्जांपल है टू क्लोरोप्रोपेन, लाइक प्रोपेन है, इसके सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, सो ये हो गया टू क्लोरोप्रोपेन। और ये वन क्लोरोप्रोपेन मतलब क्लोरीन जो है कि फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए ये वन क्लोरोप्रोपेन। सो यहाँ पे दोनों का मेन चेन सेम है बट क्लोरीन का पोजीशन अलग है, सो दे आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मेटामर्स। सो यहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस तरह से। In this functional group is always in the middle and two isomers differs due to the chain in the alkyl group. हमारा यहाँ पे दो कंपाउंड दिया हुआ है, चलो इन्हें देखते हैं। ये है इथॉक्सी इथेन और ये है मिथॉक्सी प्रोपेन। सो ये दो कंपाउंड है, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है। कैसे? ये जो बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है इनका पोजीशन डिफरेंट है, बाकी टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कीटोन, एस्टर, ईथर, थायोईथर, सेकेंडरी अमाइन, दीज आर मेटामर्स। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात मेटामर्स में ये है कि मेटामर्स का जो कंपाउंड होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो हमेशा बीच में होता है, ना कि साइड में। अगर साइड में होगा तो वो मेटामर्स नहीं बना पाए। सो लेट्स मूव। सो स्टार्ट करते हैं टॉटोमरिज्म। Tautomerism, it is a special type of functional isomerism in which functional group are always in dynamic equilibrium. It is of two types, ketoenol and non-ketoenol. हमारे सिलेबस में बेसिकली कीटोइनॉल है बट नॉन कीटोइनॉल भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सो कीटोइनॉल, in case of ketoenol tautomerism, a keto group with alpha hydrogen converts into enolic form in the presence of acid or a base. सो ये हमारा कीटो फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं और ये हमारा कैटलिस्ट है H+ और ये इनॉल फॉर्म बन रहा है। तो अब ये कैसे बन रहा है? ये जो H+ है वो O के साथ रिएक्ट करेगा और OH बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो C पे एक प्लस चार्ज आएगा, जिसको हटाने के लिए ये CH3 एक H+ रिलीज करेगा। H+ क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि H+ एक कैटलिस्ट है, तो इसको वापस मीडियम में आना ही था, तो वो वापस जा रहा है मीडियम में। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएंगे। सो ये हमारा इनॉल फॉर्म है C डबल बॉन्ड CH2 OH CH3। अब ये भी एक फॉर्म ऑफ कीटोन ही है, तो इसको कीटो बोल रहे हैं हम लोग, और इसका भी हम लोगों ने कन्वर्जन देखा इनॉल सेम H+ अटैक की तरह। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कंपाउंड्स के जो लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म शो करते हो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होगा जो कार्बन कीटोन के नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, जो यहाँ पे इसके नेक्स्ट कोई कार्बन ही नहीं है। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है,
यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन। तो लास्ट कंपाउंड हमारा एसिड है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH CH3। तो ये एक एसिड है, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करे। अब सम सुपर की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से। इन केस ऑफ टॉटोमेरिज्म इनॉल फॉर्मेशन विल बी इजी इफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। ये की पॉइंट है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमें समझाया गया कि कॉन्जुगेशन, कॉम्युलेटेड, आइसोलेटेड क्या होता है, फिर उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया गया। सो अगर डबल सिंगल डबल हो तो उसे हम कंजुगेशन कहते हैं। अगर दो डबल बॉन्ड एक साथ हो तो उसे हम क्यूमुलेटेड कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा डिफरेंस हो गया दो डबल बॉन्ड के बीच में तो उसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए दैट इज कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है सी दैट इज आइसोलेटेड से, और आइसोलेटेड ज़्यादा स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड। सो दो डबल बॉन्ड एक साथ होना इट्स नॉट गुड, सो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो यहाँ क्वेश्चन के साथ आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फास्ट इनोलाइजेशन इज इन केस ऑफ ए और बी। सो ये हमारा कंपाउंड ए है, ये हमारा कंपाउंड बी है, तो बी का डायरेक्ट टॉटोमेरिज्म होकर क्या प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी दिखा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन वाला कंपाउंड बन रहा है। ये विच विल गिव टॉटोमेरिज्म, ये हम अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो ये दो कंपाउंड है जहाँ पे हम लोग टॉटोमेरिज्म देख पा रहे हैं। नाउ फाइंड आउट एसिडिक नेचर। तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा एसिडिक ए है, फिर बी है, फिर सी है। मतलब नाइट्रोजन ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट हो तो वो ज़्यादा एसिडिक। यहाँ पे दो नाइट्रोजन ग्रुप है तो ये ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो सी सबसे कम एसिडिक है। तो नेक्स्ट इज इन द गिवन स्ट्रक्चर फाइंड आउट मोर एसिडिक हाइड्रोजन एंड टॉटोमर। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो बीटा ज़्यादा एसिड। सो नॉन कीटोइनॉल से शुरू करते हैं। सो नॉन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इन दिस केस in the presence of given medium acidic or basic one form changes into another। so ये हमारा नाइट्राइल है या साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड में चेंज हो रहा है H+ के मीडियम में, और ये हमारा अमाइड है जो कि एक एसिड में चेंज हो रहा है मीडियम, एक गिवन मीडियम में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तरफ। In case of geometrical isomerism, two isomers differ due to changing in the geometry of the compound. It has the following points. It is observed in case of C double bond C, C double bond N, and N double bond N. A double bonded compound has two different groups or electron density. तो ये हमारा कंपाउंड है C double bond C, यहाँ पे क्लोरीन लगा, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ, यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ। तो ये चारों कंपाउंड डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये नहीं दिखाएगा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन C double bond C it gives cis trans EZ of geometrical isomer। ये दो तरह के geometrical isomerism, cis trans and EZ type। so cis trans in case of cis same group are present on the different carbon or on the same side, and in trans they are on the opposite। जैसे कि ये कंपाउंड है, ये दो इस कार्बन पे दो डिफरेंट कंपाउंड लगे हुए हैं और इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट कंपाउंड लगे। दो सिमिलर कंपाउंड दो डिफरेंट कार्बन पे अगर सेम साइड पे हो तो उसे हम सिस कहते हैं, अगर वो ऑपोजिट पे हो तो ट्रांस कहते हैं। so it doesn't give geometrical acid because only 3 group density are present। so प्लस का कोई डेंसिटी नहीं होता है तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, और नेगेटिव का एक डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन, सो ये शो करेगा। सम सुपर की पॉइंट्स, इसको सिस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ट्रांस। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको हम इस तरह लोन पेयर की तरह दिखा सकते हैं, सिस ट्रांस। अब ये प्रॉपर्टीज है सिस ट्रांस का। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस ड्यू टू लेस ग्रुप रिपल्शन। ऑब्वियसली ट्रांस में दो डिफरेंट तरह होते हैं ग्रुप, तो रिपल्शन कम होगा।
Trans has more melting point and high density as compared to cis. It is due to the better structure fitting of the structures. तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि स्ट्रक्चर फिटिंग बहुत अच्छा होता है इनमें. ट्रांस हैज लो डाइपोल मोमेंट एंड समटाइम्स जीरो इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन में दोनों सेम है कंपाउंड, तो कैंसिल हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ जीरो हो गया. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट रहेगा क्योंकि ये थोड़ा हैवियर कंपाउंड है, तो लो डाइपोल मोमेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस. ये हाई डाइपोल मोमेंट है क्योंकि दोनों एक तरफ डायरेक्टेड है. ये लो डाइपोल मोमेंट है, ये इन्फिनिटी है और ये जीरो है. सो ये नोट, in case of hydrocarbon dipole moment of cis is more than trans. if the group are different it will change. तो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका ज़्यादा हो, cis या trans का. in case of hydrocarbon cis has more boiling point than trans because boiling point depends upon dipole moment. more the dipole moment more will be the boiling point. तो साइक्लो का ज़्यादा होता है cis में. अब हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं सिस और ट्रांस का. तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन, पार्शियल रिडक्शन, ये एल्काइन है, अगर H2Ni डालेंगे तो डबल बॉन्ड, फिर से डालेंगे तो सिंगल बॉन्ड. H2PdSO4 डालेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पे ही रिएक्शन खत्म होगा कि BOSO4 एक ये पॉइजन की तरह काम करेगा और रिएक्शन आगे बढ़ने नहीं देगा. अगर हम लोग BOSO4 ना डालें तो ये सिंगल बॉन्ड पे आके रुकेगा. तो BOSO4 is used as poison to control the reduction of alkene to alkane. नाउ H2 हैज़ पार्शियल रिडक्शन, जैसा हमने देखा यहाँ पे, तो ये बनेगा सिस. CO डाले तब भी सिस बनेगा. अगर हम अमोनिया यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी मेटल ले, सोडियम या लिथियम, हम लोग को ट्रांस मिलेगा. अगर Ni2 यूज़ करें, Ni2B और P2 कैटलिस्ट, हमें सिस मिलेगा. B2H6 यूज़ करेंगे तो भी हमें सिस मिलेगा. तो H2/PD.BSO4 को हम लोग लिंडार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं. So next we move to E and Z. When all the groups are different, in which two heavy groups are on opposite side, it is E, and when the different groups are on the same side, it is Z. तो ये हमारा देखो, इन दोनों में ज़्यादा हैवियर क्लोरीन है और इन दोनों में ज़्यादा हैवियर आयोडीन है. तो दोनों हैवियर अगर सेम साइड पे हो तो Z, अगर ऑपोजिट साइड पे तो E. इपोजिट करके हम लोग याद रख सकते हैं इसको. सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, द रीजन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, जिसका डेफिनेशन हमने कल देखा था. अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव का भी एक डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे एक डेंसिटी है तो ये कायरल हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट डेंसिटी है. यहाँ पे 4 डिफरेंट कंपाउंड है और यहाँ पे नहीं हो पाएगा पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज और प्लस चार्ज का कोई डेंसिटी नहीं होता है. सो ये स्टार मार्क जो यहाँ पे है वो शो कर रहा है सिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन. If the light is rotating it in a clockwise direction, then it is known as dextro or positive, and if the light is rotating in the anti-clockwise direction, then it is known as levo or L or negative. So ये कंपाउंड है हमारा. अगर ये राइट की तरफ रोटेट करेगा तो ये D, दैट इज डेक्स्ट्रो. अगर ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो लीवो. अगर ये रोटेट ही ना कर पाए, इनएक्टिव रहे, तो इसे हम मीजो मिक्सचर कहते हैं या मीजो कंपाउंड कहते हैं. सो हम लोग L से लीवो और L से लेफ्ट ऐसे याद रख सकते हैं. सो यहाँ पे ये कंपाउंड है A और B, ये दोनों एनांशियोमर्स है. AC और BC डायस्टेरियोमर्स है. इसके डेफिनेशन हम आगे देख रहे हैं. Diastereomers are not related with mirrors since they are not superimposed. तो डायस्टेरियोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, लाइक अगर मैं इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखूँ या फिर इसके ऊपर रखूँ तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब दोनों का मिरर फिगर एकदम एक जैसा नहीं होगा. सो इसलिए ये लोग डायस्टेरियोमर्स कहलाते हैं. Optical inactivity in case of meso is due to internal, of racemic inactivity is due to external compensation. सो इंटरनल रेसिमाइजेशन हो जा रहा है तो इसके वजह से एक्सटर्नल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मीजो कंपाउंड पे. इन केस ऑफ ग्लूकोज टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज 16 एंड फ्रुक्टोज में 18 होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. asymmetric carbon in glucose is 4 and 3 in fructose. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा 2 to the power 4 that is 16.
सो ग्लूकोज का ऑप्टिकल आइसोमर 16 है और फ्रुक्टोज का 8। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सिन और एंटी अटैकर पे। सिन अटैकर्स ओनली अटैक्स ऑन द अवेलेबल साइड एंड एंटी अटैकर अटैक्स ऑन द बोथ अवेलेबल एज वेल एज नॉन अवेलेबल। सो ये हमारा कंपाउंड है, ये तो जहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए उनको हम नॉन अवेलेबल साइड कहते हैं और इसको हम अवेलेबल साइड कहते हैं। तो सिन का हम लोग देखते हैं KMnO4 1% एल्कलाइन में बियर्स रिएजेंट कहलाता है। OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये दोनों हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं सिन अटैक करवाने के लिए। तो ये कंपाउंड है सिस। तो यहाँ पे सिन अटैक होगा मतलब सिर्फ अवेलेबल साइट पर अटैक होगा, सो हम लोग को मीजो कंपाउंड मिलेगा। हाइड्रो ऑक्सीडेशन सिन, ये ऊपर जो था उसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीडेशन सिन। ये कंपाउंड एक अवेलेबल पे होगा और एक नॉन अवेलेबल पे होगा, तो हम लोग को D और L दोनों मिलेगा, तो इसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। नाउ एंटी अटैकर, ये कुछ एंटी अटैकर है परऑक्सी एसिड्स। ये फॉर्मिक एसिड है, ये परफॉर्मिक एसिड है। ये है परबेंजोइक एसिड, यहाँ पे 3 O है और यहाँ पे मेटा पोजिशन पे क्लोर लगा तो मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। All of them show anti-oxidation, hydroxidation except MCPBA and PBA at CCl3. तो ये सारे एंटी दिखाते हैं। नाउ हाइड्रोक्सीडेशन एंटी वाले, तो ये कंपाउंड है एक अवेलेबल एक नॉन अवेलेबल साइड पर अटैक करेगा तो मीजो बनेगा। यहाँ पे भी सेम, एक अवेलेबल एक नॉन अवेलेबल, तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है ना। इपॉक्सी फॉर्मेशन और MCPBA फॉर्म्स इपॉक्सी ऑन एल्केन। MCPBA जब अटैक करेगा तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। अटैक इज ऑन मोर अल्काइल ग्रुप एल्कीन। यहाँ पे भी देखो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, लाइक यहाँ पे अगर बनेगा तो सिर्फ यही एक कार्बन है जो सपोर्ट, यहाँ पे अगर बनेगा तो ये कार्बन है और ये कार्बन भी है, तो यहाँ बनना ज़्यादा प्रेफर करेगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ ये 2 कार्बन है बट यहाँ पे 3 है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो यहाँ ज़्यादा प्रेफर करेगा। नाउ Br2 लिक्विड एंटी अटैकर, ये कंपाउंड है, ये एंटी अटैकर है तो एक अवेलेबल एक नॉन अवेलेबल पे अटैक करेगा तो हमें D और L मिलेगा जो कि एक रेसिमिक मिक्सचर है। तो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो सेपरेट होता है वेल्डन इन्वर्जन से, बट मीजो मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कन्फर्मर्स एंड कन्फर्मेशन। In case of sigma bond, that is single bond rotation and about bond is possible, due to which 3 different forms are developed. These forms are known as conformers and the phenomena is known as conformation. So alkane has least hindrance while alkenes are maximally hindered. तो ये हमारा alkane है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको कन्फर्मर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को इस फिनोमेना को कन्फर्मेशंस कहते हैं। तो ये एल्केन सॉल्यूशन है क्योंकि एल्केन में रोटेशन बहुत आसानी से हो जाता है और एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड है तो मैक्सिमली हिंडर्ड होगा। तो ये हमारा कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर बन सकता है। ये ड्यू टू सिंगल बॉन्ड 3 तरह से रोटेशन पॉसिबल। ये एक्लिप्स जहाँ पर एक दूसरे के पीछे रहते हैं, आगे का कार्बन पीछे का कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे रहते हैं, मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ये स्टैगर्ड, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और ये 0 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसको स्क्रू और गॉज कहते हैं। हम की पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल with least P while eclipse is least stable with high P. Total conformers can be obtained infinite in which minus eclipse, one staggered and infinite screw gauge are formed. From eclipse to staggered angle rotation is 60. So ये P मतलब पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे और ये हमारा थीटा का वैल्यू है। तो ऊपर की तरफ जो है ये हमारा एक्लिप्स्ड है और नीचे की तरफ हमारा स्टैगर्ड है। तो दिस इज थीटा प्लस 60। ये ट्रायोल है, मोस्ट स्टेबल स्क्रू विच इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रहा है। स्टैगर्ड और एंटी, दिस इज स्क्रू और गॉज। सो ये कुछ
4 टाइप्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स है कन्फॉर्मर्स के, C6 से C10 तक। ये बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, ये ट्विस्ट चेयर है, ये हेमिक्स। तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम हिंड्रेंस इज इन द केस ऑफ, मैंने बताया था एल्काइन में मैक्सिमम हिंड्रेंस होता है, तो ये एल्काइन है तो इसमें मैक्सिमम हिंड्रेंस है। लीस्ट हिंड्रेंस इसमें होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के थोड़े चांसेस है। यहाँ पे 2 कंपाउंड, ये हमारा ये कंपाउंड है और 2 CH3 के बीच में एंगल बताना है तो 180 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, ये हेमी चेयर फॉर्म है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर, फिर हेमी चेयर, फिर बोट, तो ये याद रख लेना। साइक्लोहेक्सेन इज हैविंग फ्लोटिंग नेचर ड्यू टू, क्यों फ्लोटिंग नेचर होता है? डेंसिटी की वजह से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा के रखे हैं, ये क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।